आवाज थी जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से लोकनायक कहते थे। आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। साल था 1974। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गुस्सा था, और उसी माहौल के बीच एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक पुकार नहीं थी, बल्कि एक पूरी क्रांति का ऐलान थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये थे कौन, जिन्होंने उस वक्त की सबसे ताकतवर सरकार को सीधी चुनौती दे डाली थी। ये हैं वो शख्स, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें पूरे देश ने एक नाम दिया, लोकनायक, मतलब जनता का नेता। पर सच तो ये है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो खुद में एक विचार थे, एक पूरा आंदोलन थे, एक ऐसी शख्सियत जो सत्ता की रोजमर्रा की राजनीति से बहुत बहुत ऊपर उठ चुकी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जो सक्रिय राजनीति को कब का अलविदा कह चुका था, वो अचानक से एक इतने बड़े, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का चेहरा कैसे बन गया। इसको समझने के लिए हमें उस दौर के भारत में वापस चलना होगा। देखिए, 70 का दशक आते आते हर घर का बजट महंगाई से बिगड़ चुका था। दफ्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और सड़कों पर थी पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की फौज। हवा में एक अजीब सा गुस्सा तैर रहा था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और वो चिंगारी मिली साल 1974 में, बिहार में। जब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, तो उन्हें एक ऐसी लीडर की तलाश थी जो उनकी आवाज को एक दिशा दे सके। और जानते हैं उन्होंने किसका दरवाजा खटखटाया? जयप्रकाश नारायण का। और बस यहीं से भारतीय राजनीति ने एक ऐसी करवट ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन देखिए, 1974 के जेपी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस जेपी से मिलना होगा जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, आखिर कैसा था उनका ये पूरा सफर? ये बहुत दिलचस्प बात है, नहीं? एक तरफ उनका बचपन का नाम बाउल, और दूसरी तरफ वो पहचान जो पूरे देश ने मिलकर उन्हें दी, लोकनायक। सोचिए, इन दो नामों के बीच ही उनके पूरे जीवन का सफर छिपा है। उनका रास्ता, आप कह सकते हैं, कभी सीधा था ही नहीं। एक तरफ गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन फिर ज्ञान की जो भूख थी वो उन्हें शांत बैठने नहीं दे रही थी। तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका तक चले गए, जहां उन्होंने समाजशास्त्र को बहुत गहराई से समझा। आप जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक क्रांतिकारी की कहानी है। 1929 में कांग्रेस से जुड़ना, 1932 में जेल जाना, और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक हीरो के तौर पर उभरना। जेपी हमेशा हमेशा संघर्ष के मोर्चे पर सबसे आगे खड़े मिले। लेकिन शायद आज़ादी मिलने के बाद उनका असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। तो आज़ादी के बाद जेपी का सफर एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। अब लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, अब लड़ाई थी अपने ही समाज के अंदर की कमियों से। और यहीं से उनके विचारों में, उनकी सोच में एक बहुत गहरा बदलाव आना शुरू होता है। उनके इस वैचारिक सफर को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला चरण था कांग्रेस के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी का, दूसरा एक पक्के समाजवादी का, और फिर तीसरा और आखिरी चरण जब उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय के रास्ते को अपना लिया। और फिर आया साल 1954। इस साल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को, मतलब हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने सत्ता की राजनीति को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और विनोबा भावे के साथ जमीन पर गांव-गांव में काम करने निकल पड़े, भूदान आंदोलन में। अब उनका लक्ष्य सरकार बदलना नहीं था, बल्कि समाज को अंदर से बदलना था। तो चलिए अब कहानी के उसी मोड़ पर वापस लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। साल 1974 का वो बड़ा आंदोलन और जेपी का वो नारा, संपूर्ण क्रांति। तो आखिर क्या मतलब था इस संपूर्ण क्रांति का? देखिए, ये सिर्फ सरकार बदलने का नारा बिल्कुल नहीं था। जेपी का मानना था कि असली बदलाव तो तब आएगा जब समाज की हर एक व्यवस्था, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, जब तक वो पूरी तरह से नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और उनकी सोच कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इन 7 आयामों से लगता है। उन्होंने कहा, क्रांति सामाजिक होनी चाहिए, आर्थिक होनी चाहिए, राजनीतिक, अरे यहाँ तक कि सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। जेपी एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जहां क्रांति हर एक लेवल पे हो। और फिर आया वो दिन, 5 जून 1974, पटना का गांधी मैदान, लाखों की भीड़, और उस भीड़ के सामने जेपी ने संपूर्ण क्रांति का अपना ये पूरा विजन रखा। वो भाषण आज भी भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर भाषणों में से एक गिना जाता है। तो सवाल ये है कि जेपी अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए? उनका हमारे समाज पर, हमारे लोकतंत्र पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ा? देखिए, जेपी की विरासत को ना किसी एक दायरे में बांधना मुमकिन नहीं है। जब भी लोकतंत्र पर खतरा मंडराया तो वो तानाशाही के खिलाफ खड़े हो गए। जब देश को एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने जनता पार्टी के गठन का मार्गदर्शन किया। और सामाजिक न्याय, वो तो उनकी राजनीति के दिल में हमेशा से था।
और उनके इस बेमिसाल योगदान को इस देश ने भी सिर झुकाकर सलाम किया। साल 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आज भी जब जेपी को याद किया जाता है तो एक ऐसे निस्वार्थ नेता के तौर पर याद किया जाता है जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए, और शायद इसीलिए उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा यानी कॉन्शियस ऑफ अ नेशन कहा जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने शायद सबसे सही शब्दों में उन्हें बयां किया है। वो लिखते हैं, है जयप्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। इसका मतलब है कि इतिहास भी खुद आगे बढ़कर जेपी के कदमों के निशानों को अपने दिल पर हमेशा के लिए अंकित कर लेता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर किसी एक इंसान में ऐसा क्या होता है कि उसकी आवाज़ पूरे राष्ट्र की